नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजर ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉरा हिलेनब्रांड की बुक अनब्रोकन के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हर रोज आपको एक नई बुक समरी मिलेगी जिससे आपको अपनी लाइफ में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बुक समरी अनब्रोकन। ये स्टोरी है लुई जम्पेरिनी, जिसकी डाई हाई स्पिरिट ने उसे अनब्रोकन बना दिया था। वो सही मायनों में एक फाइटर था, एक फास्ट पेस रेसर से लेकर एक वॉन हीरो बनने तक लुई ने अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं देखा। अगर ये बोला जाए कि उसने एक ही जिंदगी में कई सारी जिंदगियां जी ली थी तो कुछ गलत नहीं होगा। उसका उसके जैसा हौसला हर किसी के पास नहीं होता है। यही चीज उसे औरों से अलग बनाती है। ये बुक हमें क्या सिखाएगी? एक बार इस बुक को पढ़ना शुरू करो, आप पूरी बुक खत्म किए बिना रह नहीं पाएंगे। लुई की एडवेंचर और बहादुरी से भरी रियल लाइफ स्टोरी आपके अंदर के फाइटर को जगा देगा। जो लोग लाइफ की छोटी छोटी उलझनों से घबरा जाते हैं, उनके लिए तो ये किताब बेस्ट है। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? जम्पेरिनी की स्टोरी सबके लिए इंस्पिरेशनल है, चाहे बड़े हो या बच्चे। हमें इस बुक में वर्ल्ड वॉर की रियल तस्वीर दिखती है। वॉर कभी अच्छी नहीं होती, ये इंसान को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। लेकिन लुई ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। लेकिन उसने मुश्किलों को जिस ब्रेवरी के साथ फेस किया, वो अपने आप में बड़ी बात है। इस बुक के ऑथर कौन हैं? अनब्रोकन के ऑथर लॉरा हिलेनब्रांड एक अमेरिकन ऑथर हैं जो बुक्स और मैगजीन आर्टिकल्स लिखती हैं। अनब्रोकन उनकी बेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन बुक में से एक है। अनब्रोकन बुक की ऑथर लॉरा हिलेनब्रांड की ये स्टोरी मिडल ऑफ द एक्शन में शुरू होती है। ये स्टोरी एक ऐसे रेबेल की है जो ओलंपियाड और एक वॉर हीरो रह चुका है, और उसका नाम था लुई सिल्वी जम्पेरिनी। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें आर्मी एयरफोर्स के बॉम्बार्डियर आर्मी लुई जम्पेरिनी और उसके दो क्रूमेट्स का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये लोग अपनी ट्रिप में हैं और उन्हें आज 27 दिन हो गए हैं। ये लोग राफ्ट में लेटे हुए समुद्र के ऊपर हैं, जहां पर जापानीज आर्मी का कंट्रोल है। इससे एक महीने पहले ही लुई ओलंपिक में दौड़ा था और न्यूज़ हेडलाइंस में उसे काफ़ी तारीफ मिली थी। लेकिन अब वो मीलों दूर यहाँ इस हालत में पड़ा था। उसका वेट भी घटकर आधे से कम रह गया था। तभी अचानक इन लोगों की नज़र एक उड़ते हुए एरोप्लेन पर पड़ी, तो उसे लगा शायद उन्हें कोई रेस्क्यू करने आ रहा है। लेकिन तभी उस प्लेन से लुई और उसके साथियों पर फायरिंग होने लगी। अपनी जान बचाने के लिए तीनों जल्दी से पानी में कूद गए। इस स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर में हम 1929 के कैलिफोर्निया में पहुंच जाते हैं। लुई और उसके भाई पीट की एक बिजिंग साउंड से नींद खुल जाती है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि उनके शहर में हवाई अटैक हो गया है। जर्मन एयरशिप ग्राफ जैपलिन घरों के ऊपर से उड़ते हुए फायर कर रहे थे। ये एयरशिप्स ऑलरेडी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, जापान और जर्मनी को नेविगेट कर चुके थे और 3 दिनों में लगातार इसी तरह से सिटीज के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और आज उनका लास्ट दिन था। लुई जम्पेरिनी न्यूयॉर्क के ओलेन में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली इटालियन इमिग्रेंट थी। बचपन से ही लुई रोबेल टाइप का था। अपने स्कूल और टोरेंस कैलिफोर्निया की गलियों में उसने बहुत एडवेंचर किए थे। उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में इसलिए शिफ्ट हुई क्योंकि न्यूयॉर्क के चिल्ड वेदर के चलते 2 साल के लुई को निमोनिया हो गया था। पीट लुई का बड़ा भाई था। उससे एकदम अलग था। वो लुई की तरह शरारती बिल्कुल नहीं था, बल्कि काफी पोलाइट था और पढ़ने में तेज था।
पीट को हमेशा ही लुई की टेंशन रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ बदमाश टाइप के लड़के लुई को उसकी शॉर्ट हाइट और इटालियन होने की वजह से तंग करते हैं। लुई लोगों का खाना चुराता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था और कई बार तो उसकी हरकतों से पूरे मोहल्ले में हल्ला मच जाता था। लेकिन लुई क्लीवर और कॉन्फिडेंस भी बहुत था। वो इतना बोल्ड था कि किसी भी प्रॉब्लम में बड़ी चालाकी से बच निकलता था। वो इतना बोल्ड था कि किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी चालाकी से बच निकलता था और अपनी इसी क्वालिटी के चलते वो इतने सालों तक चली वॉर सरवाइव कर पाया। उसके शहर की गवर्नमेंट ने कमजोर, बीमार और क्रिमिनल माइंड वाले बच्चों को एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चल रखा था। लुई का एक पड़ोसी इस प्रोग्राम का विक्टिम बन गया। उसे देखकर लुई इतना ज़्यादा शॉक हुआ कि उसे सुधरने की कसम ले ली थी, लेकिन इतना ट्राई करने के बावजूद वो सुधर नहीं पा रहा था। तब उसे टोरेंस से भागने के बारे में सोचा। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से लुई जम्पेरिनी हर मुश्किल हालात में भी डट कर खड़ा रहता। ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही थी कि वह बुरे से बुरे टाइम में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 1931 की बात है। लुई को चाबियां कलेक्ट करने का शौक चढ़ा। वो किसी भी रैंडम लॉक में चाबी लगा देता, ये देखने के लिए वो खुलता है या नहीं। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी घर की चाबी से टोरेंस जिम का लॉक खुल सकता है। अब उसने क्या किया कि बच्चों को बिना टिकट बास्केटबॉल गेम्स में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही अथॉरिटी वालों को इसकी हरकत का पता लग गया और लुई को हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बैन कर दिया गया। लेकिन पीट ने स्कूल प्रिंसिपल को मना लिया कि वे लुई को फिर से स्पोर्ट ज्वाइन करने दें। उसे लगता था कि लुई में टैलेंट है और वो एक अच्छा रनर बन सकता है। पीट लुई को एथलीट बनने के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लुई ने कई सारी रेसेस जीती और ऑल सिटी फाइनल्स में 5th पोजीशन तक पहुंच गया। हालांकि वो एक ब्रिलियंट रनर था, लेकिन उसे दौड़ना बोरिंग लगता था। उसे लग रहा था कि वह एक ही टाइप की रूटीन में फंस गया है। इस बात पर लुई की अपने फादर से लड़ाई हो गई, जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास लॉस एंजलिस में चला गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब कभी घर नहीं लौटेगा। लेकिन कई रात भूखे प्यासे सड़क पर गुजारने के बाद उसे घर की याद आ ही गई। अकल ठिकाने आते ही वो घर लौट आया। उसने अपने भाई के सामने हार मानते हुए फिर से एक बार ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये 1932 की गर्मियों की बात है। लुई की डेडिकेशन ने उसे एक ब्रिलियंट रनर बना दिया था। वो इंडियन रिजर्वेशन में ट्रेनिंग के लिए गया और जब वापस आया तो पैशन से भरा हुआ था। अब उसने अपनी डेली लाइफ में भी रनिंग को इन्वॉल्व कर लिया था। अब वो अपनी बाइक चलाने के बजाय स्ट्रीट में दौड़ता था। लुई ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। मिलर ग्लेन कानिघम उसका आइडियल था, जिसने बुरी तरह जल जाने के बाद रनिंग में अपना करियर बनाया था और लुई की अब एक पर्सनैलिटी बन रही थी। हालांकि वो अभी भी पहले वाला स्ट्रॉन्ग और कभी हार न मानने वाला लुई जम्पेरिन ही था, लेकिन अब उसका एक एम्बिशन था। जूनियर कॉलेज में लुई क्लास प्रेसिडेंट बना। वो लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर था। अब वो सब 5 मिनट्स माइल्स में दौड़ने लगा था। अपनी कम हाइट के बावजूद पोस्चर और ट्रीट से वो किसी टाल बॉय का लुक देता था। वो रेस में काफ़ी तेज भागता था और ओखला क्रॉस कंट्री रेस में उसने अपने कॉलेज कॉम्पिटिटर को काफ़ी मील की दूरी से हराया था। पीट की गाइडेंस में लुई शॉर्ट टाइम में एक एक्सीलेंट रनर के तौर पर फेमस हो गया था। उसने अब तक जितनी भी रेस की थी सब में वो जीता था। 1934 में उसने साउथर्न कैलिफोर्निया की ट्रैक चैंपियनशिप में रेस हुई, जिसमें लुई ने नेशनल हाई स्कूल माइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उसका निकनेम पड़ गया था द टोरेंस टोर्नेडो। और टोरेंस के लोगों के लिए वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। लुई में मेंटल इमेजनरी की स्ट्रांग पावर थी। साथ ही अपनी स्ट्रांग विल पावर की वजह से उसे किसी भी
चैलेंज में हराना मुश्किल था। वो अब 1936 के ओलंपिक में से 1500 मीटर की रेस के लिए पार्ट लेने का ड्रीम देख रहा था। हाई स्कूल पास करने के बाद लुई को अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्कॉलरशिप मिल गई थी, जहां उसका भाई भी पढ़ता था। लेकिन उसके भाई ने उसे कहा कि कुछ टाइम और ट्रेनिंग करो, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करना। लुई ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ओलंपिक टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसने कॉम्पटन ओपन में 5000 मीटर रेस में हिस्सा लिया। उसका कंपटीशन एक प्री मिसिंग रनर नाइम ब्राइट से था, जो 1936 ओलंपिक टीम में भाग ले चुका था। पूरी रेस में लुई ब्राइट के साथ साथ दौड़ता रहा, लेकिन बहुत स्मॉल मार्जिन से वो रेस से बाहर हो गया था। यह एक बार फिर उसकी विल पावर काम आई। उसने ओलंपिक के लिए फाइनल ट्रायल देने का सोचा। फाइनल ट्रायल न्यूयॉर्क में होना था। लुई जैम्पेरिनी ट्रायल के लिए न्यूयॉर्क गया। पूरे टोरेंस को उस हाई स्कूल ग्रेजुएट से उम्मीदें थी, लेकिन न्यूयॉर्क में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हीट वेव के हीट वेव के चलते मैनहट्टन 40 लोगों की मौत हो गई थी। सारे एथलीट्स डिहाइड्रेट हो गए थे और उनका वेट भी घट रहा था। लेकिन इन सब के बीच भी लुई बदला नहीं। उसके माइंड में एक ही पिक्चर थी, वो खुद को ओलंपिक ट्रैक में दौड़ते हुए देखना चाहता था और वो हर मुसीबत फेस कर सकता था। मैंने इस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए रेस वाले दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। सारे एथलीट्स रेस के लिए एकदम रेडी थे। इस रेस में लुई जैम्पेरिनी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने अनबीटेबल डॉन लेस को हराकर ये रेस जीत ली। लेकिन फिर कुछ मिनट बाद ही अनाउंसमेंट हुई कि रेस लुई नहीं बल्कि डॉन ने जीती है। लेकिन लुई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी ओलंपिक टीम का यंगेस्ट डिस्टेंस रनर बन गया था और अपने माइंड में तो वो ऑलरेडी बर्लिन ट्रैक में दौड़ रहा था। अमेरिकन ओलंपिक टीम ट्रेनिंग के लिए जर्मनी आई, जहां ओलंपिक होना था। वो विजल जर्मन के कंट्रोल में आया। अपने बारे में लुई ऑलमोस्ट श्योर था कि वो शायद मेडल ना जीत पाए, क्योंकि फिनलैंड कई सालों से रेस जीत रहा था। फाइनल से पहले लुई को पीट का लेटर मिला। उसमें एक जोकर और एक रेसर की पिक्चर थी, जिसमें लिखा था, इसमें से कौन लुई बनेगा। पीट ने इस लेटर से लुई को बड़ा मोटिवेट किया और रेस के लिए फाइनल लैप में फिनिश लाइन तक पहुंचते ही लुई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ओलंपिक्स के फाइनल में लुई 8वें नंबर पे था, फिर भी उसे फास्टेस्ट फिनिश का रिकॉर्ड बनाया। यहाँ तक कि हिटलर ने डिमांड रख दी कि उसे एक हैंडशेक के लिए द बॉय विद द फास्ट फिनिश से मिलना है। 1936 के ओलंपिक्स के एंड में बर्लिन में एक बड़ा ही डिफरेंट माहौल बन रहा था। ओलंपिक विलेज मिलिट्री बैरक्स में बदला जा रहा था। पूरी सिटी में हर जगह एंटी सेमेटिक साइंस देखे जा रहे थे। लुई ने बर्लिन से एक नाजी फ्लैग चुरा लिया और अपने साथ टोरेंस ले आया। हालांकि उस टाइम उसे पता नहीं था कि आने वाले टाइम में इस फ्लैग का सिंबल उसकी लाइफ और अमेरिका में क्या टर्न लाने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 1940 में 1500 मीटर की रेस की ड्रीम के साथ लुई कैलिफोर्निया लौट आया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में एडमिशन लेने के बाद लुई काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इस दौरान वो अपनी ट्रैक टीम के काफ़ी क्लोज आ गया। इनमें से एक मिलिट्रियस का जापानीज भी था, जिसे लोग शाशाकी या जिमी के नाम से बुलाते थे। जिमी खुद को ईवी लीग एजुकेशन का स्टूडेंट बोलता था। हालांकि लुई को जल्द ही उसका ये झूठ पता चल गया, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला ये बात वो कभी नहीं समझ सका। लुई अब डे बाय डे बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर रहा था। बेहद टफ कंपटीशन और इंजरीज के बावजूद उसने NCAA चैंपियनशिप जीत ली थी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो 15 सालों तक कोई तोड़ ना सका। फिर जल्द ही वर्ल्ड वॉर
फर्स्ट स्टार्ट हो गई। जापानीज गवर्नमेंट चाइना पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही थी। अप्रैल 1940 में जापान के चाइना को हराने के 2 साल बाद हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। हिटलर की आर्मी का पूरा यूरोप में टेरर फैला हुआ था। सोवियत यूनियन ने हेलसिंकी के ओलंपिक स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल करने पड़े। इन सारे इवेंट्स का लुई की हेल्थ पर काफ़ी डीप इफेक्ट पड़ा। वो अक्सर बीमार रहने लगा था। फिर उसने एक वेल्डर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने ड्राफ्ट पास किया और लुई ने अपना नाम एयर कोर्प्स में लिखवा दिया था, लेकिन उसे फ्लाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने ये जॉब छोड़ दी और मूवी में काम करने लगा, जहां उसे एक्स्ट्रा रोल मिलते थे। हालांकि कुछ ड्राफ्ट्स के बाद ही उसे एयरफोर्स में बॉम्बार्डर की जॉब मिल गई। फिर एक दिन एफबीआई को पता लगा कि जिमी उर्फ शास्की असल में एक जापानीज नेवी का एक स्पाई यानी जासूस था, जिसे कैलिफोर्निया में जासूसी करने और पैसे जमा करने के लिए भेजा गया था। इस बात के खुलासे के बाद पूरी दुनिया में पर्ल हार्बर पर अटैक की खबर फैल गई। लुई और पीट ने भी ये न्यूज़ सुनी, जिससे दोनों बेहद डर गए थे। लुई ने एयरफोर्स के बॉम्बार्डर के तौर पर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। अब वो एक क्रू का मेंबर था जो द फ्लाइंग कॉफिन के निकनेम से मशहूर एक एरोप्लेन चलाते थे। फिर जल्द ही लुई ने आर्मी फ्लाइंग स्कूल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जिसके बाद उसे सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। उसकी दोस्ती रसेल एलन फिलिप्स से हुई, जो काफ़ी हद तक पीट जैसा लगता था। 2 नंबर सेकंड नंबर 1942 में लुई किल और बाकी क्रू मेंबर एक प्लेन B-24 में बैठकर वॉर के लिए निकले। ये लोग हिकम फील्ड हवाई में स्टेशन थे। हालांकि लुई वॉर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन एयरफोर्स में उसकी सर्विस एक तरह से उसके काम आई थी। उसकी ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोग थे जो उसे सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि उसे अपना बेस्ट करते हुए भी देखना चाहते थे। आर्मी बैरक की लाइफ इतनी इजी नहीं होती और लुई खुद को बेस्ट मिलिट्री मैन बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। उसके साथ डोरमेट्री में 15 और ऑफिसर भी रहते थे। उनके बीच वाटर फाइट होती थी। सब खूब बियर पीते थे, मिलकर पोकर खेलते और मूवीज देखने भी जाते। कुल मिलाकर लाइफ काफ़ी कूल लग रही थी, लेकिन वे लोग ट्रेनिंग भी उतनी ही मेहनत से करते थे। दिसंबर 23, 1942 में लुई और बाकी क्रू एक अटोल में जापानीज फोर्सेस पर बॉम्बिंग करने गए। हालांकि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन प्लेन की गैस खत्म हो गई थी और एयरफोर्स में लुई की ये फर्स्ट क्लोज कॉल थी। जनवरी 8, 1943 में लुई के 2 फ्रेंड्स पर्ल हार्बर के ऊपर ट्रेनिंग रन के लिए गए। फिर न्यूज़ आई कि प्लेन क्रैश हो गया और दोनों आदमी मारे गए जो क्रैश में बच गए थे। उन्हें सार्क ने मार डाला था। टोटल 10 लोग मर गए थे। इस खबर ने लुई को बुरी तरह हिला दिया था। उसे एयरफोर्स में आए अभी 2 मंथ ही हुए थे। उसके कितने ही फ्रेंड्स अब तक मर चुके थे। लुई को रियलाइज हो गया था कि आर्मी में लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। वो डेथ के बारे में बात नहीं करता था ताकि उसकी स्ट्रेंथ और विल पावर बनी रहे। म्यूजिक और अल्कोहल में वो अपना अकेलापन और दर्द भुलाने की कोशिश करता। एक वो ही नहीं, पूरा अमेरिका दर्द और तकलीफ से जूझ रहा था। लुई ऐसे कई सारे मिशंस में गया, जिनमें से एक बार उसने प्लेन में से 594 बुलेट होल्स आए थे, लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ और रेसिलियंस उसे बचा लेती थी। इस इंसिडेंट के बाद जापानीज प्लेन्स ने नारू की बॉम्बिंग का बदला लेने के लिए थाईलैंड ऑफ फुनाफुटी पर बॉम्बार्डिंग कर दी। काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन एक बार फिर लुई किसी तरह बच निकला।
27 मई को लुई, फिल और बाकी क्रू मेंबर पैसिफिक ओशियन की तरफ चले गए, जहां उन्हें एक दिन पहले लापता हुए एक प्लेन को रेस्क्यू करना था। दोपहर के टाइम उनके प्लेन द ग्रीन हिरनोट में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से प्लेन ओशियन में गिर गया। लुई बुरी तरह वायर्स के बीच फंस चुका था और प्लेन के मलबे के साथ ही पानी के अंदर डूबने लगा। प्लेन का मलबा तेजी से ओशियन बॉटम में जा रहा था। लुई ने बचने की उम्मीद छोड़ दी और बेहोश हो गया, लेकिन तभी जैसे एक मिरेकल हुआ। लुई को होश आया, वो प्लेन के मलबे से बाहर निकला और तैरता हुआ ऊपर आ गया। और लुई जमेरिनी की लाइफ में ये घटना किसी मिरेकल से कम नहीं थी। उसे लाइफ में एक सेकंड चांस मिल गया था। ग्रीन हॉर्नेट प्लेन के बस 3 लोग ही बचे थे, लुई, फिल और न्यूटेल गनर मैक। उनके पास सप्लाई काफ़ी कम थी, दो राफ्ट्स और न्यूट्रिशन पैक चॉकलेट का एक पैकेट्स, बस इतना ही था। तीनों राफ्ट के ऊपर बैठे रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। खतरनाक शार्क उनके चारों ओर घूम रही थी। तब रात हुई तो जिंदगी में पहली बार लुई को वीकनेस फील हुई। यह शायद इमोशनल और स्पिरिचुअल टेंशन का असर था जो उसकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा था। वो एक ऐसे प्लेन में था जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर भी लुई बड़ी हिम्मत से एक एक दिन काट रहा था। उसके दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की रोशनी थी। 28 मई को ग्रीन हॉर्नेट को मिसिंग प्लेन डिक्लेयर कर दिया गया। लुई, फिल और मैक जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिन में जब भी कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरता तो उन्हें लगता शायद वो उन्हें ही बचाने आ रहा है, लेकिन फिर उनकी उम्मीद टूट जाती। फिर रात को बड़े दुख के साथ ये लोग उसी राफ्ट के ऊपर सो जाते थे। 5वें दिन टोरेंस में खबर फैल गई कि लुई जम्पेरिन मर चुका है, लेकिन लुई की मदर लोइस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पैसिफिक में लुई ने 2 बार अमेरिकन वार प्लेन्स को स्पॉट किया, लेकिन दोनों ही प्लेन उसे स्पॉट नहीं कर पाए और वे कई दिनों तक तीनों राफ्ट में ऐसे ही तैरते रहे। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी खत्म हो गया था। अब उनके पास पीने को कुछ भी नहीं था। एक रात तूफान के साथ जोर की बारिश हुई। बारिश का पानी पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और खाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत था वो मैं खा गया था, जिसकी वजह से अब तीनों भूख से तड़प रहे थे। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और उसे मारकर कच्चा ही खा गए। फिर दूसरे दिन एक फिश पकड़कर खा ली। इस तरह ये लोग ओशन में अपने दिन काट रहे थे। उन्होंने अब होप छोड़ दी थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। भूख और प्यास उनकी पनिशमेंट बन गई थी, लेकिन लुई की एथलीट स्ट्रेंथ और रेडियंस ने उसे स्टेबल बनाए रखा। वो अपने दोस्तों के साथ बातें करता रहता था और उनसे किसी भी सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस पूछता था, जिससे कि उसका और उनके दोस्तों का माइंड शार्प रहे। 27वें दिन लुई और उसके फ्रेंड्स ने आसमान में एक और प्लेन देखा। उन्हें लगा ये रेस्क्यू प्लेन है, लेकिन वो जापानीज फाइटर प्लेन निकला, जिसने उन पर फायर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इस अटैक में तीनों किसी तरह बच तो गए, लेकिन अब उनकी रेस्क्यू की उम्मीद टूटती जा रही थी। उन्हें इस राफ्ट में 1 महीने से ऊपर होने को आया था। इस दौरान मैक की मौत हो गई। उसे वहीं समुद्र में दफना दिया गया। जुलाई 13, 1943 के दिन लुई और फिल को फाइनली एक आइलैंड दिखा, लेकिन वो उस आइलैंड तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसी रात समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। और जब तूफान थमा तो लुई और फिल ने फिर से आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जापानीज आर्मी उन्हें देख चुकी थी। उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया और दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर प्रिजम कैंप में ले जाया गया, जो क्वाजालिन आइलैंड में था, जहां ये लोग वॉर प्रिजनर के तौर पर बंदी बना लिए गए। इस कैंप में लुई और फिल ने सब कुछ सहा, बीमारी भी और अब्यूजमेंट भी। दोनों को स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन से गुजरना पड़ा था। उससे खूब पूछताछ भी की गई। उन्हें यह भी पता चला कि 9 मिशिगन रिंस थे। उन्हें यहीं पर एग्जीक्यूट
किया गया था। 26 अगस्त 1943 के दिन लुई और फिल को सारे कपड़े उतरवाकर और नहलाकर एक शिप में बैठा दिया गया। ये शिप योकोहांगा जापान के प्रिजनर कैंप जा रहा था। उन दोनों को ओफुना एक डिटेंशन कैंप एंड इंट्रोगेशन सेंटर फॉर इम्पोर्टेंट वॉर प्रिजनर ले जाया गया। वहां लुई और फिल के साथ 200 और प्रिजनर भी थे, जिन्हें जापानीज गार्ड्स और एक ऑफिसर द क्विक टॉर्चर करते थे। उन्हें यह ऑर्डर मिला था कि अगर अमेरिका या उसकी सपोर्टिंग कंट्री इन्हें बचाने जापान आए तो रेस्क्यू होने से पहले ही सारे प्रिजनर को मार दिया जाए। लुई उस टाइम हैरान रह गया जब उसने सासाकी को वहां एक इंट्रोगेटर के तौर पर देखा। ओफुना कैंप के हार्श ट्रीटमेंट के बावजूद प्रिजनर में एक तरह की रेसिलियंस की फीलिंग थी। मार्च 1944 में फिल को स्लेव लेबर कैंप ओशियो भेज दिया गया। लुई और उसका लास्ट क्रूमेट बिछड़ गए थे। 1944 में अमेरिकन्स ने क्वाजालिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन्हें कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे पता चला कि लुई और फिल जिंदा हो सकते हैं। लुई के फादर और ब्रदर ने डिसाइड किया कि वो वॉर खत्म होते ही वे लोग लुई की तलाश करेंगे। सितंबर 30 को लुई को ओफुना कैंप से ट्रांसफर करके ओमोरी प्रिजनर कैंप में भेजा गया, जो टोक्यो से बाहर था। यहाँ लुई कारपोरल मुत्सुहिरो बटानाबे से मिला, जिसका निकनेम था द बर्ड, और ये ओमोरी कैंप में डिसिप्लिनरी ऑफिसर था। यहाँ लुई की विल पावर और स्ट्रीट टेस्ट होना था कि वो किस हद तक इमोशनल और फिजिकल अब्यूजमेंट बर्दाश्त कर सकता है। वटानबे एक सैडिस्टिक साइकोपैथ जिसने लुई जम्पेरिन की विल पावर को तोड़ना अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था। उसकी कमांड में लुई को बेशुमार मार पड़ी थी। उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया गया, जो कोई सोच भी नहीं सके। उसे तरीके से ह्यूमिलेट किया गया। बर्ड ने उसे फिजिकली साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी एबॉर्शन ऑब्सेशन ने लुई की हालत ऐसी कर दी थी कि वो मौत और इंसेनिटी की छोर पर खड़ा था, लेकिन वो लुई जम्पेरिनी था। मौत से भी बदतर टॉर्चर सहने के बावजूद भी वो अनब्रोकन था। उसकी रेसिलियंस एक बार फिर उसके काम आई थी, जहां वो वर्ड की दी गई हर तकलीफ और अब्यूज को बर्दाश्त करता गया। यह अक्टूबर 1944 की बात थी। ओमोरी प्रिजनर्स को न्यू अमेरिकन वॉर प्लेन्स की B-29 जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। पूरे जापान में जितने भी प्रिजनर्स थे उन्हें फर्स्ट साइन दिख रहे थे कि अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर जीत लेगा। इससे वर्ल्ड बहुत गुस्से में आ गया था और वो कहर बनकर प्रिजनर्स पर टूट पड़ा। उसने लुई को इतना मारा कि उसके लेफ्ट कान में टेम्पररी डिफनेस आ गई थी। नवंबर के मंथ में लुई को एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए चूज किया गया, जो जापान से अमेरिका के लिए था। लुई ने ब्रॉडकास्ट करने के लिए एग्री हो गया क्योंकि उसे फ्रीडम थी कि वो चाहे जो भी हो बोल सकता है। फाइनली ब्रॉडकास्ट अमेरिका पहुंचा। लुई की फैमिली को पता चला कि वो जिंदा है। कुछ दिनों तक लुई कंफर्ट में रहा। फिर एक दिन उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई, जिसमें उसे अमेरिका की वॉर एफोर्ट्स को अंडरमाइन करना था। लुई ने जब मना किया तो उसे वापस ओमोरी कैंप भेज दिया गया, जहां वर्ड ने उसे वेलकम किया, एक बार फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए। न्यू ईयर से कुछ ही दिन पहले वर्ड का एक दूसरे प्रिजनर कैंप में ट्रांसफर हो गया। उसका जाना ओमोरी कैंप के प्रिजनर्स के लिए कुछ हद तक राहत थी। अमेरिकन B-29 प्लेन्स अब अक्सर जापान के ऊपर उड़ते दिखाई देते थे। अमेरिका की जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी। फरवरी में टोक्यो में बॉम्ब्स गिराए गए, जिससे प्रिजनर्स और पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। फिर उन लोगों को नोवेत्सु कैंप भेज दिया गया, जहां वर्ड उनका वेट कर रहा था। उस टेरिबल लिविंग कंडीशन में बेहिसाब टॉर्चर के साथ साथ उसने स्लेव लेबर भी करवाया जाता था। 1945 में जर्मनी की हार के बाद सबको यकीन हो गया
कि अब जापान भी वॉर में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, और इसके साथ ही सबको अपनी मौत का डर सताने लगा, कहीं जापानी किल ऑल का ऑर्डर न दे दें। 22 अगस्त 1945 में ये डिसाइड किया गया कि नोवेत्सु कैंप के सभी प्रिजनर्स को मार दिया जाए। एक दिन वर्ड ने लुई के सर पर एक बड़ा हैवी वुडन बीम रखवाया। लुई से कहा कि अगर उसमें से बीम नीचे गिर गई तो उसे गोली मार दी जाएगी। अपनी स्ट्रॉन्ग विल और रेसिलियंस से लुई ने वर्ड को हरा दिया और पूरे 37 मिनट तक अपने सिर के ऊपर बीम को होल्ड करके रखा। इस बात से चिढ़कर बर्ड ने लुई को इतने कोड़े मारे कि वो बेहोश होकर गिर गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर फर्स्ट एटॉमिक बम गिराया और 20 अगस्त को किल ऑल से 2 दिन पहले जापानीज गार्ड्स कैंप छोड़कर भाग गए और अनाउंस हुआ कि वॉर खत्म हो गई है। कैंप में अब सिर्फ प्रिजनर बचे थे जो सेलिब्रेट कर सकते थे। 22 अगस्त 1945 के दिन प्रिजनर कैंप से खबर पहुंची थी कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। ये न्यूज़ फैलते ही वन फायर जलाकर सेलिब्रेशन किया गया। सारे प्रिजनर्स को वापस अमेरिका भेजने का अरेंजमेंट चल रहा था। तब तक उनके लिए अमेरिकन एयर जेट्स हर कैंप के ऊपर से सप्लाई ड्रॉप कर रहे थे। फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान ने अपना फॉर्मल सरेंडर कर दिया। इसके 3 दिन बाद ही लुई ने नोवेत्सु कैंप छोड़ा और वहां से योकोहामा से वो लोग अमेरिकन बेस कैंप ओकिनावा जाने के लिए एक प्लेन में बैठे। ओकिनावा से इस वॉर प्रिजनर्स को वापस अमेरिका जाना था। ओलंपिक एथलीट लुई जम्पेरिनी को देखकर बहुत से लोग हैरान थे कि वो अभी जिंदा है और घर वापस आ रहा है। मिड अक्टूबर में लुई फाइनली अपने शहर कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां उसकी लाइफ धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ रही थी। हालांकि वो पोस्ट ट्रीमेटिक स्ट्रेस और सफोकेटिंग एंजाइटी से गुजर रहा था, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसकी कोशिश जारी थी। मार्च 1946 में लुई की मुलाकात सिंथिया एप्पलवाइट से हुई और उनके 2 हफ्ते बाद ही एप्पलवाइट फैमिली की मर्जी के खिलाफ दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। मई में सिंथिया लुट से मिलने से कैलिफोर्निया आई और दोनों ने शादी कर ली। इसी दौरान जापान में वर्ड को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, जो अथॉरिटी की नॉलेज के बिना ये सब एक्टिविटीज करता आ रहा था। लुई को अक्सर फ्लैशबैक आते थे और वो नाइटमेयर और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा था। फिर उसने शराब का सहारा लिया और अल्कोहलिक बन गया। उसने फिर से रेसिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन एक इंजरी की वजह से उसके रेसिंग करियर पर फुल स्टॉप लग गया। अब उसने बर्ड को मारने का एम बना लिया था। बर्ड की तलाश में उसने पूरा जापान छान मारा था। शासकी और उसके जैसे कई सारे वॉर क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। 1946 में वर्ड अथॉरिटी से बचकर अपनी फैमिली से मिलने टोक्यो पहुंचा। अथॉरिटी को एक पहाड़ी में एक डेड बॉडी मिली, जिसे उन्होंने वर्ड समझ लिया था और वो जापान में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लुई और सिंथिया की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। लुई ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए जो फ्लॉप रहे। उसका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। वो कहीं भी जॉब में टिक नहीं पाता। अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए वो शराब की तरफ झुकता चला गया। जब सिंथिया प्रेग्नेंट थी तो एक बार आधी रात को उठकर उसका गला दबाने लगा। सपने की हालत में उसने सिंथिया को वर्ड समझ लिया था। जल्द ही सिंथिया ने डिसाइड कर लिया कि वो अब और लुई के साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ के इस पॉइंट पे आकर लुई ने हर उम्मीद छोड़ दी थी, जैसे कि लुई फाइनली अब जम्पेरियन इडिमेबल हो गया। वर्ड मंथ में एक बार छुपकर अपनी मदर से मिलने आता था। 1949 में लॉस एंजलिस में सिंथिया ने महान बिली ग्रैहम रिवाइवल अटेंड किया, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी ही बदल कर रख दी। अब वो एक डिफरेंट औरत थी। उसने डिसाइड किया कि अब लुई को डिवोर्स नहीं देगी और उसे भी बिली ग्रैहम के पास भेजेगी, लेकिन लुई नहीं मानता था। वो कभी कभी मिड सर्विस में ही चर्च चला जाता था।
लेकिन एक रात बिली ग्रैहम की स्पीच सुनने के बाद लुई क्रिश्चियन बन गया। फाइनली उसे थोड़ी शांति मिल रही थी। उसने अपनी लाइफ और मैरिड लाइफ को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की और अपने टॉर्मेंटर से मिलने 1950 में जापान गया। उसने प्रॉमिस किया कि वो अपनी लाइफ गॉड के नाम कर देगा और पूरी लाइफ क्रिश्चियन सर्विस करेगा। उसने अपना प्रॉमिस निभाया और एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर के तौर पे उसे वर्ल्ड टूर किया और 5 गेम्स से पहले ओलंपिक टूर्स भी पकड़ी। और 1952 में बर्ड अपनी हाइडिंग से बाहर निकला जब वॉर क्रिमिनल्स को सजा में छूट दी गई। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने करके खूब पैसा कमाया। लुई जब टोक्यो में था तो उसने बर्ड से मिलने की कोशिश की, लेकिन बर्ड ने मिलने से मना कर दिया। अप्रैल 2003 में बर्ड की मौत हो गई और 1998 में लुई टोक्यो ओलंपिक